Okay, we were discussing about securities market intermediaries. Okay, I think we have to start from. हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरमीडियरीज के बारे में. कौन होते हैं इंटरमीडियरीज? किसके किसके बीच में लिंक होते हैं? इन्वेस्टर एंड द इशुअर यानी कि कंपनी. इसमें हम लोग ने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे थे. जो इंटरमीडियरीज होते हैं उनको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. किससे? सेबी से. ठीक है. मर्चेंट बैंकर देखा था हम लोगों ने. क्या काम करता है मर्चेंट बैंकर? हाँ, इशू जो आईपीओ होता है, एफपीओ होता है, उसको मैनेज करने का पूरा काम कौन करता है? मर्चेंट बैंकर. ओके, इसके कोड ऑफ कंडक्ट से आई थिंक हम लोग को स्टार्ट करना है. जनरल ऑब्लिगेशन से. ओके, हमने आपको बताया था जनरल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखिए कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं. फर्स्ट, एवरी मर्चेंट बैंकर शैल अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट क्या हुए? इनके रूल्स एंड रेगुलेशन. यानी कि सबके लिए सेबी ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है और हर मर्चेंट बैंकर को उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा. नेक्स्ट देखो, नो मर्चेंट बैंकर शैल कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट इन द सिक्योरिटीज मार्केट. बताओ, ये समझ आ गया? यानी अगर आप मर्चेंट बैंकर की तरह रजिस्टर्ड हैं तो फिर आप सिक्योरिटीज मार्केट में कोई और काम नहीं कर सकते. ठीक है, इजी इजी मार्क कर लेंगे. फर्स्ट ये मार्क कर लेना, सेकंड ये. थर्ड देखो, एवरी मर्चेंट बैंकर शैल कीप एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट देखो, मर्चेंट बैंकर शैल प्रिजर्व द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years. ठीक है. अब हैं बहुत सारे पॉइंट्स, आप चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं, बट 4-5 कॉमन ले लेंगे. एक ये और ले लीजिए, इजी है. एवरी मर्चेंट बैंकर शैल अपॉइंट अ compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of the act, rules and regulations. ठीक है. तो ये कुछ कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो किसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी? मर्चेंट बैंकर के ऊपर. आई होप नो डाउट इन एनी पॉइंट. ओके, चलो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. रजिस्ट्रार टू एन इशू. नाउ रजिस्ट्रार टू एन इशू और शेयर ट्रांसफर एजेंट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का जो ओल्ड सिस्टम होता था, जैसे आईपीओ में अप्लाई किया जाता है तो एप्लीकेशन भरी, फिर वो एप्लीकेशन रिसीव हुई. ठीक है, फिर उसके बाद किसको किसको अलॉटमेंट देना है, ये सारा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम कौन करता है? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट. जब हम शेयर अप्लाई करते हैं, ओके, बहुत सारी एप्लीकेशंस आई, सारी एप्लीकेशन रिसीव हुई, उसमें से अलॉटमेंट निकली. ठीक है, या जब शेयर ट्रांसफर होता है, दोनों ही टाइम पे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सारे काम कौन करता है? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट. यू कैन से जो भी पेपर वर्क रिलेटेड है. ओके, एप्लीकेशंस आई, उन्हें रिसीव करना है, अलॉटमेंट इशू जनरेट करना है. आपको ये पता होगा कि जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है उनको एक अलॉटमेंट लेटर जाता है ना. जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलती उनको एक लेटर ऑफ रिग्रेट जाता है. ये सारे लेटर ऑफ रिग्रेट मतलब कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिली. ये सारा पेपर वर्क करने का काम किसका होता है? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट. देखो, रजिस्ट्रार टू एन इशू मीन्स द पर्सन अपॉइंटेड बाय अ बॉडी, कॉर्पोरेट और ग्रुप ऑफ पर्सन टू कैरी ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज. यानी बेसिकली ये काम जो भी कर रहा है उसको हम लोग आरटीए बोलते हैं. फर्स्ट देखो, समझ आया? कलेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर इन्वेस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इशू. ये कौन सी एप्लीकेशन है? आईपीओ एफपीओ की. आईपीओ या एफपीओ पे जो लोग अप्लाई करते हैं उनका एप्लीकेशन फॉर्म कौन रिसीव करता है? आरटीए. कीपिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एप्लीकेशन एंड मनी रिसीव. जब हम लोग आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन देते हैं और एप्लीकेशन के साथ कुछ अमाउंट सेंड करते हैं. ठीक है, कि इतना पैसा हम एप्लीकेशन के लिए लगा रहे हैं. अब ये फॉर्म रिसीव करना, पैसा रिसीव करना, ये सब काम कौन कर रहा है? आरटीए. नेक्स्ट देखिए, assisting the body, corporate or persons or group of person in determining the basis of allotment. ये बताओ क्या हुआ? determining the basis of allotment. allotment कैसे होगा, किसको कितने देने शेयर्स हैं, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो क्या होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन है तो क्या होगा, अलॉटमेंट कैसे होनी है कैसे नहीं होनी है, ये काम भी कौन देख रहा है? आरटीए. ओके, अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा आरटीए का जो काम है, दिस इज अंडर मर्चेंट बैंकर ओनली. मर्चेंट बैंकर जो था वो तो पूरा आईपीओ मैनेज कर रहा था. अब उसके अंदर उसने अलग अलग काम सबको दे रखे हैं, जैसे एप्लीकेशन रिसीविंग, अलॉटमेंट, ये सब देखने का काम उसने किसको दे दिया? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट. ओके, बी पॉइंट देखो,
ये क्या हुआ? फाइनलाइजिंग द लिस्ट ऑफ पर्सन्स एंटाइटल्ड टू अलॉटमेंट। लिस्ट ऑफ पर्सन्स मतलब किसको किसको अलॉटमेंट मिलेगी उसकी लिस्ट बनाएंगे। प्रोसेसिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर और रिफंड ऑर्डर। अलॉटमेंट लेटर जाएगा या रिफंड ऑर्डर जाएगा? अलॉटमेंट लेटर किसको जाएगा? जिसको अलॉटमेंट मिल गई होगी, और जिसको नहीं मिलेगी उसको रिफंड लेटर जाएगा या लेटर ऑफ रिग्रेट जाएगा। ये सब भी बनाने का काम कौन करता है? आरटीए। आई थिंक बेसिक समझ में आ गया इनका क्या काम है। अब देखो इनका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इन्होंने कैसे डिवाइड किया है? प्री इशू एक्टिविटी, एक्टिविटीज ड्यूरिंग द इशू एंड पोस्ट इशू। मतलब समझ आया? प्री इशू मतलब क्या हो गया? आईपीओ निकलने के पहले इनका क्या क्या काम होता है, ड्यूरिंग द आईपीओ क्या क्या काम होता है, और आफ्टर। ठीक है, तो इसमें क्या करिए, दो दो पॉइंट्स बस कर लेना। ठीक है, वैसे तो अगर आरटीए पूछेंगे तो ये वाले काम आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ लिया कि प्री इशू में क्या होता है, ड्यूरिंग में क्या होता है और पोस्ट में क्या होता है, उसके लिए हम लोग इसके दो दो पॉइंट्स कर लेंगे। प्री इशू में सबसे पहले देखो, सेंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू बैंक फॉर रिपोर्टिंग ऑफ कलेक्शन फिगर एंड कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। यानी इशू निकलने के पहले जो एप्लीकेशन रिसीव करनी है या बैंक से रिपोर्टिंग लेनी। कैश कहाँ आएगा? कैश तो बैंक में ही जाएगा ना। बैंक जो होता है बैंकर कंपनी का, वो रिपोर्ट करता है आरटीए को कि हमने कितना कितना पैसा किस एप्लीकेशन पे रिसीव कर लिया है। ओके, तो एप्लीकेशन रिसीव करना और मनी रिसीव करना ये काम किसका होगा? आरटीए का। मर्चेंट बैंकर और आरटीए में कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? ज्यादा बड़ा रोल किसका हुआ? मर्चेंट बैंकर का, क्योंकि कोई एक काम वो नहीं कर रहा। आप ये कह सकते हैं मर्चेंट बैंकर आरटीए को अपॉइंट करता है। ठीक है, पहले हमने मर्चेंट बैंकर को दे दिया तुम्हें आईपीओ मैनेज करना है, अब मर्चेंट बैंकर ने आरटीए अपॉइंट कर लिया कि ये सारे काम देखने के लिए आप होंगे। ठीक है, आगे देखो, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल इनपुट्स टू द लीड मैनेजर एंड प्रिंटर्स रिगार्डिंग द डिजाइन ऑफ बिड कम एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म बता सकते हो क्या हुआ? क्या चीज दी जाती है जिसपे लोग पैसा भेजते हैं? शेयर तो दिया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस बनता है, प्रोस्पेक्टस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म जाता है। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म का डिजाइन कैसा होगा, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, ये सब भी काम कौन डिजाइन कर रहा होगा? आरटीए। और प्रोस्पेक्टस डिजाइन कर रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म डिजाइन कर रहा है, इसका मतलब आईपीओ अभी निकला है कि नहीं निकला है? अभी नहीं निकला है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म डिजाइन करना, एप्लीकेशन रिसीव करना, मनी रिसीव करना, ये सारे काम किसके होंगे? आरटीए के। ड्यूरिंग द इशू देखो, एक्टिविटीज ड्यूरिंग द इशू, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेली कलेक्शन फिगर। आईपीओ कितने दिन के लिए निकलता है? एनी आइडिया? मिनिमम मैक्सिमम कुछ 30 डेज। कितने दिन के लिए ओपन रहता है? 30 डेज बहुत ज्यादा हो गया। 30 डेज तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 10, 3 दिन। नॉर्मली कोई भी आईपीओ 3 दिन के लिए खुलता है। ठीक है, हम लोग को जैसे प्रोसेस क्या लगता है, आईपीओ खुला है, लोगों ने अप्लाई कर दिया, लेकिन क्या होता है 3 दिन के लिए खुला है। 3 दिन के लिए खुले होने का मतलब क्या हो गया? आप तीनों में से किसी भी दिन अप्लाई कर सकते हो। तो अब आप ये पॉइंट पढ़ो, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेली कलेक्शन फिगर। मतलब हाँ, आज पहला दिन आईपीओ का था, आज कितने एप्लीकेशंस आए, सेकेंड डे आईपीओ का था, आज कितने एप्लीकेशंस आए, और थर्ड डे था, आज कितने एप्लीकेशन आए। तो डेली के डेली रिपोर्टिंग आरटीए को करनी पड़ती है कंपनी। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फॉर्म्स फ्रॉम द बैंक, बैंक से कलेक्ट कर लेना, एंड लाइजनिंग विद द क्लाइंट एंड इंटरमीडियरीज टू द इशू। लाइजनिंग मतलब होता है कॉन्टैक्ट डेवलप करना। तो जो भी इंटरमीडियरीज हैं, जैसे डिपॉजिटरी हो गया या ये जितने भी लोग हो गए, इनके साथ कॉन्टैक्ट बनाने का काम भी कौन करेगा? आरटीए। एंड पोस्ट इशू में देखो, डेटा कैप्चरिंग एंड वैलिडेशन, सिंपल वाला कर लो। सेकंड वाला देखो छोटा सा है, रिकंसिलिएशन। अब वो रिकंसिलिएशन करेगा कि हमने कितने एप्लीकेशन फॉर्म दिए थे और कितने एप्लीकेशन आए हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो कैपिटल का रिकंसिलिएशन कर रहे थे, ये यहाँ ये रिकंसाइल करेंगे कि हमने जितने शेयर का एप्लीकेशन दिया था उतने ही, मतलब जितने का कंपनी इशू करना चाह रही है उतने ही एप्लीकेशन आए हैं कि उससे ज्यादा आए। अगर उससे ज्यादा आए हैं तो वो सिचुएशन किसकी हो गई? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है,
प्रोवाइड अलॉटमेंट ऑल्टरनेटिव्स इन कंसल्टेशन विद द क्लाइंट, मर्चेंट बैंकर एंड स्टॉक एक्सचेंज। इसके नेक्स्ट वाला कर लो, ये छोटा है, फैसिलिटेटिंग लिस्टिंग। ये पता है आपको, आईपीओ निकालना और लिस्टिंग ये दोनों साइमल्टेनियस एक्टिविटीज हैं। सेबी कहता है अगर आप आईपीओ निकाल रहे हो तो फिर आपको लिस्ट करवाने पड़ेंगे अपने शेयर, ठीक है। तो जैसे आईपीओ निकलता है उसके 2-3 दिन के बाद उस कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब पॉइंट देखो क्या लिखा है, फैसिलिटेटिंग लिस्टिंग। आईपीओ निकाला, आईपीओ हो गया, उसके बाद उसको लिस्ट कराने का काम भी कौन करेगा, आरटीए। ओके, तो आरटीए में अगर जनरल पूछते हैं कि आरटीए का काम क्या है तो ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, कलेक्शन ऑफ मनी, प्लस आप प्री इशू, या तो एक काम कर सकते हो प्री इशू, ड्यूरिंग और पोस्ट वाला याद कर लो, वही मीनिंग में भी लिख सकते हैं। यू गॉट द पॉइंट, तीनों के दो याद कर लिए। अब अगर वो ये पूछते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ आरटीए तो ये भी तो लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। रोल में भी यही लग जाएगा और डेफिनेशन में भी यही यूज हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला हमने, ओके। इनकी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट देखिए, कैटेगरीज में डिवाइडेड है डिपेंडिंग अपॉन कि वो कंपनी है कि इंडिविजुअल है। कैटेगरी 1 50 लाख और कैटेगरी 2 के लिए 25 लाख। तो कॉर्पोरेट है अगर तो 50 लाख होगी, अदर देन कॉर्पोरेट्स हैं तो 25 लाख होगी, ठीक है। दो हो गए इंटरमीडिएट, पहला कौन सा था, मर्चेंट बैंकर, दूसरा कौन सा था, आरटीए। अब जरा जनरल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आइए। ओके, थर्ड वाला पढ़िए जरा, थर्ड वाला कौन सा पॉइंट है, प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट्स। फर्स्ट वाला पढ़ लो, क्या फॉलो करना पड़ेगा, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। उसके बाद उस फोर्थ वाला पढ़िए, एक ये कर लेना, एक ये कर लेना, एक ये। उनको अपने बुक्स एंड अकाउंट्स कितने दिन के लिए मेंटेन करने थे, 5 इयर्स, और इनको कितने समय के लिए करने, 8 इयर्स। एनी डाउट, समझ आ गया, कॉमन पॉइंट्स उठा लेंगे। एक बार जरा ये लास्ट वाला पॉइंट पढ़ के बताइए, registrar to an issue shall redress investor grievances promptly but not later than 21 calendar days। ये था पॉइंट वहां पर, एक बार चेक करो मर्चेंट बैंकर में था कि नहीं था। है कि नहीं है, यही ढूंढने में टाइम लग रहा है, नहीं है 21 डेज ही है, पक्का। कॉमन पॉइंट्स ढूंढ लेंगे, 3-4 कॉमन पॉइंट्स ढूंढ लीजिएगा, वही लिख दीजिएगा। एक कोड ऑफ कंडक्ट कॉमन होगा, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट होगा, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, ये लिख लेना इन्वेस्टर ग्रीवियंस वाला, ये वाला पॉइंट पढ़ो, फिफ्थ हुआ आपके हिसाब से, फिफ्थ किसको अपॉइंट करना होगा, कंप्लायंस ऑफिसर। कॉमन पॉइंट समझ में आ गए, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होनी चाहिए, इन्वेस्टर ग्रेवियंस होने चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ बैंकर टू एन इशू, थर्ड इंटरमीडिएट। अब पूरे पब्लिक इशू में पैसों से रिलेटेड जो जो काम होता है, बताओ ये कहां कहां यूज आएगा बैंक का, पूरे आईपीओ में बैंक का यूज कहां आएगा, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो रहा होगा और या जब रिफंड करना होगा, यानी पूरे पब्लिक इशू में कैश की लेन देन का जहां काम आएगा वहां पर कंपनी अपना एक बैंकर अपॉइंट कर देती है, उसको क्या कहा जाता है, बैंकर टू एन इशू। यानी उस इशू से रिलेटेड जो पैसा आएगा या जो रिफंड देना है वो पूरा का पूरा कहां से मैनेज होगा, बैंकर से। अभी आप देखिए 3 इंटरमीडिएट हुए हैं, ये तीनों बताओ प्राइमरी मार्केट है कि सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडिएट, प्राइमरी कि सेकेंडरी, कौन सी मार्केट होती थी, प्राइमरी मार्केट जहां पहली बार शेयर इशू किया जाता था, और सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती थी, ऑलरेडी इशूड शेयर। ये तीनों ही आईपीओ से रिलेटेड है, इसलिए ये कौन से हो गए, प्राइमरी मार्केट। देखो बैंकर का काम क्या होगा, बैंकर टू एन इशू मींस अ शेड्यूल्ड बैंक और सच अदर बैंकिंग कंपनी as may be specified by SEBI from time to time carrying on all or any of the following activities। अब फर्स्ट देखो क्या एक्टिविटी है, एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी, यानी लोगों से जो एप्लीकेशन का पैसा लिया जा रहा है वो ले कौन रहा होगा, बैंकर, ठीक है। सेकंड देखो एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी, ये कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब पैसा कॉल्स में आता था, पहले एप्लीकेशन में आया, फिर अलॉटमेंट आई, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, तो कॉल्स पे भी जो पैसा आ रहा है वो पैसा अल्टीमेटली किसके पास आएगा, बैंकर के पास।
थर्ड में बताइए क्या हुआ, रिफंड। अगर रिफंड करना है, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली, पैसा रिफंड करने के लिए भी किसका काम आएगा, बैंकर का। और फोर्थ में क्या हो रहा है, इन डिविडेंड की पेमेंट या इंटरेस्ट वारंट पेमेंट। तो डिविडेंड का पेमेंट करना है, वो भी कैश में होगा, तो वो कैश कहां से जाएगा, बैंकर टू एन इशू। यानी कैश से रिलेटेड जो भी काम पूरे आईपीओ में मैनेज करना होगा वो कौन करेगा, बैंकर टू एन इशू। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, इसमें यही पॉइंट्स कर लेना सफिशिएंट है। जनरल ऑब्लिगेशंस में आइए, फर्स्ट पढ़ो, ठीक है। बुक्स एंड अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए। अपने वाली ढूंढिए, आपको मिले 4 कहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट मिला, हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट वाला भी है, फिर कंप्लायंस ऑफिसर भी है, और रिड्रेसल ऑफ ग्रेवियंसेस भी है, ठीक है। तो एक बार याद करना, वही सब में कॉमन हो जाएगा। एनी डाउट, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे डिबेंचर ट्रस्टी। कितने इंटरमीडियरीज हो गए, 3। पहला कौन सा था, मर्चेंट बैंकर, दूसरा आरटीए, तीसरा बैंकर टू एन इशू। अब बात करेंगे डिबेंचर ट्रस्टी की। डिबेंचर ट्रस्टी के लिए पहले ये बताओ, डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं कि क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस हो, उनको उनका इंटरेस्ट दिया जाएगा। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है कि डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है कि फिक्स डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है कि फिक्स डिविडेंड, फिक्स डिविडेंड मिलता है ना, वही तो। प्रेफरेंस वालों को फिक्स डिविडेंड मिलता है कि प्रेफरेंस वालों को फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, ये गलत बात होती ना, कंफ्यूज नहीं करना, वैसे ही हम लोग अकाउंट्स को लेके कंफ्यूज है। अच्छा ये बताओ, डिबेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट मिलता है उसका रेट फिक्स होता है कि मिलना फिक्स होता है, दोनों फिक्स होता है। तो एक आंसर क्यों बता रहे थे, अमाउंट फिक्स है, कितना मिलना है, अमाउंट फिक्स्ड है, अच्छा, और मिलना भी है, ये भी फिक्स्ड है। अच्छा, कंपनी बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रही है, दिवालिया की स्थिति पे, अब भी दोगे, देना पड़ेगा। अच्छा, कंपनी बंद हो गई, अगर कंपनी बंद हो गई फिर उनको कैसे पैसा वापस करेंगे, तो फिर ये बताओ, फिर लोग शेयर में क्यों लगाते हैं पैसा, डिबेंचर पे ही लगाएं। अच्छा, आपके पास पैसा होगा तो आप डिबेंचर पे लगाओगे कि शेयर्स पे, इतना भी नहीं है पैसा दोनों पे, एक चूज करना है तो किस पे लगाओगे, प्रेफरेंस में नहीं, वो डिबेंचर या शेयर, दो पूछा हमने, डिबेंचर पे लगाओगे। हाउ मेनी ऑफ यू से अगर आपके पास पैसा होगा तो शेयर पे लगाओगे, आप कह रहे हैं पहली वाली लाइन के हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे पास पैसा होगा, यही नहीं डाइजेस्ट स्टोरी। कम ऑन, जनरल, हम सिर्फ आपका नेचर समझना चाह रहे हैं, पढ़ाई उड़ाई की बात नहीं कर रहे, नेचर जानना चाहते हैं हम आपका, कह रहे नेचर तो बहुत अच्छा है। हाँ, ऐसे पूछते सबसे है ना, कितने लोग शेयर्स में लगाना चाहेंगे, इफ यू हैव मनी यू वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, शेयर में लगाएंगे। अच्छा, कितने लोग डिबेंचर में लगाएंगे, डिबेंचर का मार्केट से क्या लेना देना, हाँ यही तो हम पूछ रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपके पास फंड्स है, आप शेयर में लगाओगे कि डिबेंचर पे लगाओगे, कैसे डिसाइड करेंगे, शेयर पे। अच्छा, जो लोग शेयर पे लगा रहे हैं, क्यों शेयर पे लगाना चाह रहे हैं, अच्छा, वोटिंग राइट्स, एक पॉइंट आया कि भाई उसमें वोटिंग राइट्स मिलेंगे। जो डिबेंचर में लगा रहे हो, क्यों डिबेंचर में लगाना चाह रहे हैं, यही तो नेचर हम जानना चाह रहे थे कि आप रिस्क टेकिंग है कि नहीं है। शेयर पे वो लोग लगाते हैं जो रिस्क टेकिंग होते हैं, रिस्क लेंगे तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, ठीक है। हो सकता है आपने शेयर में पैसा लगाया, प्रॉफिट्स हो गए, ये भी हो सकता है शेयर में पैसा लगाया हो कहीं की नहीं रहे, है ना, ये भी हो सकता है। वोटिंग राइट्स मिलेंगे तो, लेकिन आपके एक वोट की वैल्यू ही क्या होगी, है ना, हो सकता है आप जाए भी ना वोट देने, है ना, इतने शेयर तो हमारे पास होंगे नहीं। कुछ लोगों की ये अप्रोच होती है, कुछ लोगों को लगता है नहीं फिर भी हम शेयर पे लगाएंगे क्योंकि अगर बढ़ेगा तो फिर बहुत बढ़ेगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, आज मान लो आपने शेयर 100 रुपए का लिया, कल एनी हाउ वो शेयर 200 का हो गया, तो सीधा सीधा 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। डिबेंचर होल्डर वाले क्या होते हैं, हाँ वो कह रहे कुछ भी हो,
हमें हमारा पोर्शन मिलना चाहिए, लेकिन जितना है उतना ही मिलेगा। तो अगर आप रिस्क टेकर है तो आप शेयर्स में लगाते हैं, और अगर आप रिस्क टेकर नहीं है तो आप किस में लगाएंगे? डिबेंचर में। अब एक बात बताओ, डिबेंचर होल्डर्स जैसे कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट इंटरेस्ट के फॉर्म में उन्हें किसको देना होता है? रादर प्रॉफिट के पहले ही देना होता है, ठीक है, प्रॉफिट बाद में ही निकलेगा। अब उनको एक सर्टेन अमाउंट देना होता है डिबेंचर होल्डर्स को। मान लीजिए कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को नहीं दिया पैसा, तो उसमें बताया गया था। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि अगर मान लीजिए कंपनी ऐसे डिसीजंस ले रही है जो डिबेंचर होल्डर्स के अगेंस्ट है, और वो बेचारे डिबेंचर होल्डर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो मीटिंग में आ भी नहीं रहे। डिबेंचर होल्डर वोट करेंगे? नहीं, उनके पास वोटिंग राइट भी नहीं है, उनसे पूछा भी नहीं गया, लेकिन कंपनी में कुछ ऐसे डिसीजंस हो गए जो डिबेंचर होल्डर्स के अगेंस्ट थे। अब बताओ डिबेंचर होल्डर क्या करे? आपको लग रहा है ना उनके साथ गलत हो सकता है? हाँ बस यही तो समझा, यही टॉपिक ही था। डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक थर्ड पर्सन इंटरमीडियरी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी नाम से समझ में आ रहा है कि वो किसके भरोसे का आदमी है? डिबेंचर होल्डर के। यानी कंपनी में कुछ ऐसा ना हो कि डिबेंचर होल्डर्स के अगेंस्ट हो, ये देखने का काम किसका होता है? डिबेंचर ट्रस्टी का। उनको टाइमली इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं, ये कौन देखता है? डिबेंचर ट्रस्टी। उनको अमाउंट रीपे हो रहा है कि नहीं, ये कौन देखेगा? डिबेंचर ट्रस्टी। तो डिबेंचर ट्रस्टी इंटरमीडियरी कैसे हुआ? किसके किसके बीच में है वो? डिबेंचर होल्डर एंड कंपनी। ठीक है, देखो, डिबेंचर ट्रस्टी मीन्स अ ट्रस्टी अपॉइंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब इनकी ड्यूटीज देखिए जरा। satisfy itself that the prospectus or letter of offer does not contain any matter which is inconsistent with the terms of issue of debenture। बताओ क्या मतलब हुआ? क्या satisfy करेगा वो? प्रोस्पेक्टस में, किस चीज के प्रोस्पेक्टस में? कंपनी का तो है ही, किस चीज का? शेयर इशू करने का जो भी प्रोस्पेक्टस है। कह रहे कंपनी के लेटर ऑफ ऑफर में या प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं है जो डिबेंचर होल्डर्स के अगेंस्ट हो। कंपनी ने अपने शेयर के लिए, आईपीओ के लिए प्रोस्पेक्टस निकाला और उसमें कंडीशन लिख दी, डिबेंचर होल्डर के पहले भी तुम्हें डिविडेंड दे देंगे। ठीक है, सही है, दिक्कत क्या है? सही है, ये कंडीशन गलत है। क्यों? क्योंकि पहले किसको मिलना चाहिए? डिबेंचर होल्डर को। ऐसी कोई कंडीशन प्रोस्पेक्टस में ना हो, ये देखने का काम किसका होता है? डिबेंचर ट्रस्टी का। ठीक है, इनका रोल समझ में आया? सेकंड देखो, satisfy itself that the covenants होते हैं clauses in the trust deed are not prejudicial to the interest of debenture holder। कह रहे डिबेंचर होल्डर के अगेंस्ट कोई भी क्लॉज नहीं होना चाहिए, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट सिक्योर होना चाहिए। यही देखने के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? डिबेंचर ट्रस्टी को। कॉल फॉर पीरियोडिकल स्टेटस परफॉर्मेंस रिपोर्ट फ्रॉम द इशूअर within 7 days of the relevant board meeting or 45 days of the respective quarter whichever is earlier। कौन किससे परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग रहा है? पढ़ के बताइए, कौन किससे परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग रहा है और कितने दिन में? डिबेंचर ट्रस्टी मांग रहा है। किससे मांग रहा है? कंपनी से। डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी की परफॉर्मेंस क्यों देखना चाह रहा है? हाँ, वो ये देख पाए कि डिबेंचर होल्डर को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंपनी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वो टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगेगा कंपनी से। कितने दिन के अंदर मांगेगा? देखो, बोर्ड मीटिंग के 7 डेज के अंदर और विद इन 45 डेज ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर कब खत्म होता है? अरे बाप रे, इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया। फर्स्ट क्वार्टर कब खत्म होता है? अच्छा, काउंट कर रहे थे आप? इतना समय लग रहा था काउंट करने में। कहां से स्टार्ट होता है? अप्रैल में जून। ठीक है, तो जून। तो ये बताओ, फर्स्ट क्वार्टर जब खत्म हुआ और उसके 45 डेज यानी किस डेट तक लेता होगा? डेट कैलकुलेट करो। महीने याद करने में दिक्कत है थोड़ी आपको। हाँ, 15 अगस्त पक्का? ठीक है,
इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जितने भी आपके फॉर्म फाइलिंग और रिटर्न फाइलिंग होती है ना LODR के हिसाब से, वो सब ऐसे ही होता है, 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। तो महीने बहुत जरूरी है, भूल गए तो ऐसे ही याद करे थे अपने, याद है कितने दिन होते थे, ठीक है। और लॉ में 30 डेज और मंथ दोनों अलग बातें होती है, ये पता है ना आपको। 30 डेज अलग चीज होती है और मंथ अलग चीज होती है। क्यों? क्योंकि मंथ हो सकता है फेब हो, मंथ हो सकता है 31 का हो, अगर कहीं पर लिखा है 30 डेज तो हम लोग को स्पेसिफिकली 30 डेज काउंट करने होंगे। ओके, तो डिबेंचर ट्रस्टी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगेगा कंपनी से। कम्युनिकेट, ये पॉइंट देखो समझ आए कि नहीं, कम्युनिकेट प्रॉम्प्टली टू द डिबेंचर होल्डर डिफॉल्ट इफ एनी with regard to payment of interest or redemption of debenture and action taken by the trustee। अब बताओ, वही हुआ जिसका डर था, क्या हुआ? डिफॉल्ट। किसने डिफॉल्ट कर दी? कंपनी ने। किस चीज में डिफॉल्ट कर दी? हाँ, कह रहे ना वो डिबेंचर का इंटरेस्ट दे पा रहे हैं और ना वो रिडेम्पशन कर पा रहे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो डिबेंचर ट्रस्टी इमीडिएटली किसको इन्फॉर्म करेगा? डिबेंचर होल्डर्स को, और ये भी बताएगा कि हमने इसके लिए क्या क्या एक्शंस लिए। इसी दिन के लिए तो डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया था। ओके, इंश्योर दैट द कंपनी डज नॉट कमिट एनी ब्रीच ऑफ द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे डिबेंचर इशू किया गया था, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखना भी किसका काम होगा? डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी की नेटवर्थ बताइए जरा कितनी है? नॉट लेस देन 10 करोड़, ठीक है। तो इसमें भी 4-5 पॉइंट्स कर लीजिएगा बस। डिबेंचर ट्रस्टी जो होगा, जरूरी नहीं इंसान हो, मतलब जरूरी नहीं इंडिविजुअल हो, ठीक है। तो इसके भी 4-5 पॉइंट्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट आओ, स्टॉक ब्रोकर। ये कौन हुए, जानते हैं इनको? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक ब्रोकर मीन्स अ पर्सन हैविंग ट्रेडिंग राइट्स इन एनी स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसके मेंबर्स को होता है, और स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स कौन होते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स। अ स्टॉक ब्रोकर, हाँ बेटा, नहीं, ओके, एक क्वेश्चन आया, आजकल हर इंसान अपने सिस्टम पे बैठ के शेयर्स खरीदता बेचता है ना? तो इसका मतलब क्या वो डायरेक्टली खरीद बेच रहा है? नो, वो कर ब्रोकर के थ्रू ही रहा है, बस ब्रोकर ने अपने टर्मिनल्स दे दिए। यू कैनॉट ट्रांजैक्ट इन अ स्टॉक एक्सचेंज अदर देन विद स्टॉक ब्रोकर। ट्रेड करने का अधिकार सिर्फ स्टॉक ब्रोकर का है। अब पहले क्या होता था, स्टॉक ब्रोकर करता था, अब स्टॉक ब्रोकर ने, स्टॉक इतने सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्होंने स्टॉक ब्रोकर को बोला, तो स्टॉक ब्रोकर के पास काम बहुत है, उसने अब क्या करा, अपना लॉगिन आईडी दे दिया अपने क्लाइंट को, ठीक है। और उस क्लाइंट से, क्लाइंट कर रहा है लेकिन वो पैनल किसका यूज कर रहा है? स्टॉक ब्रोकर का। तो आप आज भी अगर स्टॉक मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो दैट इज थ्रू, वो ही ऑथराइज्ड है, कोई नॉर्मल पर्सन कर ही नहीं सकता। स्टॉक ब्रोकर अपने अकाउंट पे कर सकता है या क्लाइंट के बिहाफ पे, खुद भी खरीद बेच कर सकता है और क्लाइंट के बिहाफ पे भी। तो आज जो इतनी ये वेबसाइट ग्रो वगैरह आपने देखा होगा, इतनी वेबसाइट्स हैं, ये भी सब स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही है, ठीक है। डायरेक्टली हम कर ही नहीं सकते स्टॉक मार्केट में, वो अधिकार स्टॉक एक्सचेंज ने सिर्फ अपने ब्रोकर्स को दिया, ठीक है। फैसिलिटी करने के लिए पहले क्या होता था, हम लोग ब्रोकर को बोलते थे भाई इतने खरीद लो, इतने बेच दो, अब इतने सारे क्लाइंट, ठीक है, ब्रोकर कई बार कंफ्यूज हो जाता था, तो ऑर्डर दिया था 100 खरीदने का, उसने 100 बेच दिए। ऐसे टेलीफोनिक बहुत केसेस होते थे, टेलीफोनिक मिसकम्युनिकेशन की वजह से बड़ी बड़ी डील्स खराब हो जाती थी, या हमने फोन करके कहा बेच दो, उसको ध्यान नहीं रहा, समझ में आया? तो कितना लॉस हो सकता था। इसकी वजह से अब उन्होंने ट्रेडिंग टर्मिनल्स ही दे दिए कि भैया ये तुम लॉगिन ले लो, तुम अपना इससे मैनेज कर लो, ठीक है। हाँ एब्सोल्युटली, डीमैट अकाउंट इज लिंक्ड विद दैट। तो वो कर ब्रोकर रहा है लेकिन करता क्लाइंट का है, तो वो डीमैट अकाउंट क्लाइंट का होता है। तो अब तो इतना इजी है, आप ये जो वेबसाइट्स बन गई हैं स्टॉक ट्रेडिंग की वेबसाइट्स, इन सब में आप डायरेक्टली जाइए, डीमैट अकाउंट भी लिंक्ड होता है, एक बटन दबाओ, खरीद लिया बेच दिया, वो डायरेक्टली होता रहता है ट्रांजैक्शन, वेरी सिंपल। पहले वो कॉम्प्लिकेटेड होता था, ठीक है, क्योंकि अब हर चीज ऑनलाइन है, ऐप के थ्रू है, तो अब ये भी ऐप के थ्रू है। कुछ नहीं, ऐप इंस्टॉल करके देखिए कौन सा शेयर ही है आपके पास जो कुछ चला जाएगा, ठीक है, देखो क्या क्या उसमें दिखा रहा है। ओके, स्टॉक ब्रोकर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेकेंडरी मार्केट, हेल्पिंग बोथ द सेलर एंड द बायर टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन।
द बायर एंड द सेलर में बी ईदर अ ब्रोकर और अ क्लाइंट. बायर एंड सेलर या तो ब्रोकर होगा या तो क्लाइंट होगा. व्हेन एग्जीक्यूटिंग एन ऑर्डर द स्टॉक ब्रोकर में ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट बाय और सेल सिक्योरिटी. देखो लिखा है क्लाइंट के बिहाफ पे. ब्रोकर जो भी सिक्योरिटी की खरीद बेच कर रहा है वो किसके थ्रू करेगा? वो क्लाइंट के बिहाफ पे करेगा फ्रॉम हिज ओन अकाउंट. अकाउंट उसी का होगा लेकिन इंस्ट्रक्शन उसको किसने दिया है? क्लाइंट. ठीक है. नेक्स्ट देखो, बाकी तो उन्होंने डिटेल में बताया इसका काम क्या होगा, ये रहने दीजिए, इतना डिटेल में नहीं जाना. इनकी जनरल ऑब्लिगेशंस पे आ जाओ. देखो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है. सेकंड देखो कितने साल मेंटेन करना है? 5 years. मर्चेंट बैंकर को कितने साल करना था? 5 की 8? 5 पक्का? ओके. नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट देखो, अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर. इजी. ओके. 6 पोर्टफोलियो मैनेजर. 6 है मतलब 5 हो चुके हैं. जरा बताओ कौन कौन से 5 थे? पहला मर्चेंट बैंकर, आरटीए, बैंकर टू एन इशू, डिबेंचर ट्रस्टी, स्टॉक ब्रोकर. ठीक है. अब आते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर. ये हमने आपको बताया था पोर्टफोलियो मैनेजर वो होते हैं जो क्लाइंट के पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं. तो आपने अपना पूरा पैसा एक सर्टेन पर्सन को दे दिया और आपने उससे कहा कि भाई हम जैसा जैसा आपको बताते जाएंगे वैसे वैसा आप इन्वेस्ट करना. ठीक है. तो वो पर्सन जो किसी और का स्टॉक मैनेज कर रहा है उसको क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो मैनेजर. एंड ऑब्वियसली अपने इस काम के लिए वो क्या चार्ज करता है? फीस. ठीक है. इसी में एक कैटेगरी आती है डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर. डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? मर्जी. ठीक है. डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है? जैसे नॉर्मल पोर्टफोलियो मैनेजर तो हमने उसको फंड्स दे दिए, अब हम उसको बताते जा रहे हैं भाई यहाँ लगा देना, वहां लगा देना, वहां से विड्रॉ कर लेना. डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर अपने हिसाब से करता है. मतलब हमने उसे 1 लाख रुपए दे दिए, हमने कहा भाई तुम्हें जहां ठीक लगे तुम इन्वेस्ट कर देना, तुम्हें जहां लगे तुम निकाल देना. ठीक है. वो जो होता है वो उसको क्या कहा जाता है? डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर. ठीक है. तो ज्यादा देखा जाए तो ज्यादा फीस भी कौन चार्ज करेगा? डिस्क्रिशनरी, क्योंकि वहां उसकी एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट है. स्ट्रेटजीज देखो, ये इट्स अ मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट है ना. ये एक एडवर्टाइजमेंट तरीका है कि हम आपका ये पैसा उस तरह से लगाएंगे जिस पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे वो इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. तो वो एक वो है एडवर्टाइजमेंट मोड है कि हाँ जरूरी नहीं है. अब वो कह सकते हैं कि भाई हम ऐसा लगाएंगे, हो सकता है वो वैसे ना लगाएं. दिस इज कम्प्लीटली, ये पोर्टफोलियो मैनेजर अपने आप में एक्सपर्ट्स होते हैं. ठीक है. ये जो सिक्योरिटीज मार्केट के कोर्सेज करते हैं या जो सिक्योरिटीज मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं दे एक्ट एज पोर्टफोलियो मैनेजर. बहुत अच्छी जॉब है ये पोर्टफोलियो मैनेजर की. आप कभी कोई पोर्टफोलियो मैनेजर देखिए, बड़े बड़े लोग होते हैं क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं. अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका क्लाइंट ही वो है जिसने 100-200 रुपए दे रखे हैं, हेलो भैया 200 लगा दो. आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो पोर्टफोलियो मैनेजर भी बनना है तो बड़े लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करना, जिनके करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स आप मैनेज कर रहे हैं. तो सोचो करोड़ों का अमाउंट उसने आपको 1 करोड़ दिया हुआ है शेयर मार्केट में लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली फीस भी तो आप चार्ज करोगे. ठीक है. और आपने क्लाइंट ही छोटे छोटे दोस्त पकड़ लिए 4-5, खिलाओ तुम लोग का पैसा हम लगा दें. ठीक है. तो हुआ वो भी पोर्टफोलियो मैनेजर, बट सेबी के हिसाब से इनके अलग क्राइटेरिया. ओके. देखो सेबी ने लिखा है नेटवर्थ उसकी कम से कम कितनी होनी चाहिए? खुद तो उसके पास कुछ हो, अब वो कह रहे कुछ हो पा नहीं रहा था, सीएस भी नहीं निकल रहा था, ग्रेजुएशन से कुछ हो नहीं रहा था, तो हमने सोचा लाओ दूसरों का पोर्टफोलियो मैनेज कर ले. सेबी उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता. पता है ये बहुत सारे लोग करते हैं वैसे कि हम आपके बिहाफ पे शेयर स्पेशल, मतलब जैसे एक कोई सर्टेन पर्सन है उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो लगाता है, तो उसके सारे रिश्तेदार उसको पैसे देने लग जाते हैं कि भाई हमारा भी लगा देना, हमारा भी लगा देना. तो वो एक्चुअली क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजर है. बट सेबी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता. सेबी कहते हैं तुम इज्जतदार होने चाहिए, मतलब कम से कम 5 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होनी चाहिए, देन यू विल बी कॉल्ड एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर. ओके. देखो पोर्टफोलियो मैनेजर मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट. पहले तो इन्होंने कह दिया वो कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट विच परसुएंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ क्लाइंट एडवाइसेस और डायरेक्ट क्या करेगा? एडवाइस करेगा
डायरेक्ट करेगा और अंडरटेक ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज और गुड्स और फंड्स ऑफ द क्लाइंट एज द केस मे बी। तो उनको एडवाइस कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, या सीधे सीधे उनके बिहाफ पे उनके फंड्स को मैनेज कर सकता है। उसी में राइट हैंड साइड में रोल में देख लो, पोर्टफोलियो मैनेजर प्लेज अ पाइवटल रोल इन डिसाइडिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर एन इंडिविजुअल एज पर हिज इनकम। अब आप जब जाएंगे तो वो सबसे पहले पूछेंगे आपकी इनकम क्या है। जैसे अगर आप कभी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने गए हो, देखा है कभी, तो वो यही पूछते हैं तुम्हारी इनकम क्या है, ठीक है, कितने साल बाद रिटर्न चाहिए या कैसा क्या चाहिए, उस हिसाब से हम प्लान बताएंगे। सिमिलरली जब आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले पूछेगा कितना पैसा लगाना चाह रहे हो सकता है वहीं से भगा दे, है ना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख के। तो कितना लगाना चाह रहे हो, कहाँ लगाना चाह रहे हो, कैसा रिटर्न चाहते हो, रिस्क लेना चाह रहे हो कि नहीं। जब आपसे वो ये सब कुछ पूछ लेगा फिर उस हिसाब से वो आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट करेगा। ओके, अ पोर्टफोलियो मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एन इंडिविजुअल अवेयर ऑफ द वेरियस इन्वेस्टमेंट टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट। ये पोर्टफोलियो मैनेजर आपको बताता है कि आप यहाँ भी लगा सकते हो, वहां भी लगा सकते हो। अब आपने उससे कहा कि भाई हम ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जिसमें इंक्रीमेंट भी बहुत हो और थोड़ी श्योरिटी भी हो, तो उसने कहा कि ठीक है तुम शेयर वेयर छोड़ो, तुम गोल्ड में लगा दो, गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड के बॉन्ड्स भी आते हैं और गोल्ड भी आता है, गोल्ड में लगा दो। फिर आपने कहा कि हम कुछ और अलग सेक्टर में लगाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे लगा दो, रियल एस्टेट में लगा दो, तो ही इज गोइंग टू टेल यू द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल कि आप इसकी जगह इस पे लगाइए। अब आपने कहा थोड़ा सेफ चाहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क ना हो, तो वो कहेगा म्यूचुअल फंड में लगा दो। आपने कहा नहीं हम बिल्कुल रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो वो डायरेक्टली शेयर पे लगा देगा। ओके, तो इस हिसाब से ही इज गोइंग टू टेल यू द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान अवेलेबल। ओके, ये देखिए अभी हमने आपको बताया, पढ़ो ये क्या लिखा है, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर कौन हुआ, ये लाइन मिली, एक्सरसाइजेस और मे एक्सरसाइज एनी डिग्री ऑफ डिस्क्रिशन। ओके, सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो एंड डिस्क्रिशनरी में डिफरेंस समझ आ गया। डिस्क्रिशन में वो अपने हिसाब से लगाएगा और पोर्टफोलियो मैनेजर एडवाइस करेगा, आपसे पूछेगा कि कहां लगाना है कहां नहीं लगाना। जनरल ऑब्लिगेशंस में आइए, फर्स्ट पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कुछ और कॉमन है, मिला, हमको मिल गया। मिले, कौन कौन से मिल गया, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, फिर हाँ प्रिजर्व करना पड़ेगा 5 इयर्स तक, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, और रिड्रेसल ऑफ ग्रेवियंसेस। आपका मन करे तो आप सारे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, हम तो सिर्फ एक आसान तरीका बता रहे थे कि एग्जाम में आ गया तो आप ये लिख सकते हैं इंटेलिजेंटली। हालांकि देख के आपको ये लग रहा है मन आपका इन 4 को याद करने का भी नहीं करेगा। ओके, कस्टोडियन कितने हो गए, 6 हो गए। फर्स्ट कौन सा था, मर्चेंट बैंकर, आरटीए, बैंकर टू एन इशू, डिबेंचर ट्रस्टी, स्टॉक ब्रोकर, ठीक है, आखिरी वाला भूल जाते हैं ना। कस्टोडियन कौन हुआ, जिसकी कस्टडी में हम लोग ने गुड्स रखवाए हैं या जिसकी कस्टडी में शेयर्स रखवाए हैं, उसको क्या कहा जाता है, कस्टोडियन। कस्टोडियन इज अ पर्सन हु कैरीज ऑन फॉर द पर्पस or the purpose to carry on the business of providing custodial services. The custodian keeps the custody of securities of the client. यानी ये जितनी भी सिक्योरिटीज हैं वो किसकी कस्टडी में रखी जाती है, कस्टोडियन की। Custodian also provides incidental services such as maintaining the account of securities, collecting the benefits or rights accruing to the client in respect of security. रोल देख लीजिए, administrate and protect the assets of the client. अब जैसे हम लोग डिपॉजिटरी को भी कस्टोडियन कह सकते हैं क्योंकि डिपॉजिटरी के पास भी क्या डिपॉजिटेड होता है, शेयर्स। ओपन अ सेपरेट कस्टडी अकाउंट एंड डिपॉजिट अकाउंट इन द नेम ऑफ ईच क्लाइंट, रिकॉर्ड एसेट्स और कंडक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज। इनकी मिनिमम नेटवर्थ देखो, अगर हम आपसे कहें कि आपको अपना सामान, ठीक है, ज्वेलरी लेट से या कोई वैल्यूएबल चीज किसी के पास रखवानी है तो किसके पास रखवाओगे,
मतलब किसी ऐसे पर्सन के पास रखवाओगे जो जिसके पास खुद हो, या आप ऐसे के पास रखवा देंगे जो खुद लेना ही चाह रहा था? मतलब आप सोचेंगे किसी ऐसे पर्सन के पास रखवाएं जो खुद एक वैल्यूएबल पर्सन हो, यस और नो, तभी तो जिम्मेदारी आएगी, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा कि वो उसका मिसयूज नहीं करेगा। आपने चोर के पास रखवा दी कि तुम संभाल के रखो, देन वो मिसयूज हो जाएगा। इसलिए कस्टोडियन की नेटवर्थ सबसे ज्यादा होती है 50 करोड़। तो कस्टोडियन वही बन सकता है, आपका पैसा वही संभाल सकता है जिसके खुद का पैसा संभला हुआ हो। गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, जनरल ऑब्लिगेशंस पे आओ। फर्स्ट इज ओके, और हैं कॉमन कि नए याद करने पड़ेंगे? हाँ, कंप्लायंस ऑफिसर है, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स है। ओके, एट्थ पे आ जाइए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये बताओ कौन होते हैं, किस चीज की एडवाइस दे रहे हैं? इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मीन्स एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन। अच्छा, ये लिखना बड़ा जरूरी था, बताओ क्या मतलब हुआ? हाँ, वरना एडवाइस देने वाले बहुत होते हैं ना, एक काम करो यहां लगा दो पैसा, ठीक है? तो ये कह रहे फॉर कंसिडरेशन, ये पैसा लेंगे। इज engaged in the business of providing investment advice to client or other person or group of person and includes any person who holds out himself as an investment advisor. Investment advisor are those who provide investment advice. Investment advice means advice relating to, देखो किस चीज की advice? Purchasing, selling, dealing in securities. And advice on investment portfolio containing securities, investment product, whether written, oral or through any means of communication. तो जो भी इन्वेस्टमेंट की अलग अलग एडवाइजेस प्रोवाइड करवा रहा है वो कौन होगा? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। नेटवर्थ देखो, नॉन इंडिविजुअल के लिए 50 लाख और इंडिविजुअल के लिए नॉट लेस देन 5 लाख। जनरल ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, उसके ऊपर एक पैराग्राफ है, ये देखो जरा क्या मतलब हुआ, हाउएवर वाला, ये पढ़िए। आया समझ में क्या मतलब हुआ? हाँ, जैसे होता है ना, न्यूज वालों ने, न्यूज चैनल ने मान लो किसी एक्सपर्ट को बुला लिया और वो एक्सपर्ट अपने आप खुलेआम एडवाइस दे रहा है कि इसमें आजकल इसमें लगाना चाहिए, उसमें लगाना चाहिए। वो एडवाइस तो दे रहा है, इन्वेस्टमेंट की ही दे रहा है, लेकिन वो सेबी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हुआ, ठीक है? मतलब उसके ऊपर ना कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ना उसके ऊपर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो किसी को भी बुला सकते हैं एडवाइस देने के लिए। तो अगर आपने ब्रॉडली एडवाइस दे दी, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हुआ। लेकिन आप 1 to 1 एज अ क्लाइंट गए किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास, और वो फॉर अ कंसिडरेशन, वैसे भी जो ये टेलीविजन और न्यूज मीडिया में, दैट इज नॉट फॉर कंसिडरेशन, वो तो बस जनरल एडवाइस है। जनरल एडवाइजर को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं कहा जाए। ओके, अच्छा नेक्स्ट आइए, जनरल ऑब्लिगेशन। जब आप समझ गए, कर लेंगे ना, ढूंढ लेना कॉमन पॉइंट। हाँ बेटा, होल्ड्स आउट हिमसेल्फ मतलब अपने आप को एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्रेजेंट कर रहा है कि हाँ, हु होल्ड्स आउट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, राइट? हाँ बेटा, हाँ बेटा, फर्क क्या हुआ? ओके, एक क्वेश्चन आया है, देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजर में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में फर्क क्या हुआ? बेटा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सिर्फ एडवाइस दे रहा है, वो आपके पैसे को मैनेज नहीं कर रहा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या कर रहा था? आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, आपको एडवाइस दे रहा है, और फिर उस एडवाइस के हिसाब से अगर आपको समझ आए तो आपका पैसा लगा देगा। डिफरेंस समझ में आया? तो पोर्टफोलियो मैनेजर एक तरह से देखा जाए तो ही इज मैनेजिंग योर फंड्स, वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू नॉट। और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सिर्फ एडवाइस दे देंगे, बाकी तुम्हारा पैसा लगाना है नहीं लगाना है ये तुम्हारी मर्जी। ओके, और पोर्टफोलियो मैनेजर को तुमने फंड्स ही दे दिए कि तुम ही लगाओ। ओके फाइन, डिफरेंस। चलो अगला देखते हैं कौन सा है, रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, रिसर्च एनालिस्ट क्या करते हैं? रिसर्च एनालिस्ट मीन्स अ पर्सन हु इज primarily responsible for preparation और publication of content of the research report। इसमें पहले इधर आओ, रोल वाले में पढ़िए, यहां से नहीं समझ आएगा। रिसर्च एनालिस्ट स्टडी द कंपनीज एंड इंडस्ट्री। बताओ ये किस पे रिसर्च करते हैं? कंपनीज पे।
अब जैसे अभी हम लोगों ने बताया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, इनको कैसे समझ में आता है कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए? ये डिपेंड करते हैं रिसर्च एनालिस्ट की रिपोर्ट्स पर, ठीक है। तो ये रिसर्च एनालिस्ट क्या करते हैं, ये रिसर्च करते हैं कंपनीज पे, एरियाज पे, इन्वेस्टमेंट्स पे कि कहाँ लगाना चाहिए, किस इंडस्ट्री में कितना रिटर्न है या क्या है, और उस पे बेस करके अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं और उन्हीं रिपोर्ट्स को स्टडी करके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एडवाइस देता है। समझ में आया लिंकिंग कैसे हुआ? तो इनका काम है रिसर्च करने का। बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये सब रिसर्च का काम कर रही हैं, सर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही काम करती है। तो ये देखो क्या कर रहे हैं, दे स्टडी कंपनीज, ये कंपनीज की स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रीज, एनालाइजेस रॉ डेटा, मेक फोरकास्ट और रिकमेंडेशन अबाउट वेदर टू बाय, होल्ड और सेल द सिक्योरिटी। तो इन्होंने रिसर्च करी और रिसर्च के बेसिस पे रिकमेंडेशन दिया कि इसका बाय होना चाहिए, सेल होना चाहिए कि होल्ड होना चाहिए। ओके और इन्हीं रिसर्चर्स की रिपोर्ट पे बेस करके पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एडवाइस देते। ओके दे एनालाइज इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन अबाउट investment in securities to their client. Investor often view analyst as expert. ये research analyst basically कौन हुए? Experts. An important source of information about securities they review and often rely on their advice. आ गया समझ में? ठीक है। अब देखो इनका काम क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में देखना, preparation और publication of research report, providing research report, making buy, sell और hold recommendation. ठीक है। गिविंग प्राइस टारगेट, प्राइस टारगेट समझ गए? जैसे अब मान लीजिए मेरी कंपनी आपकी कंपनी को टेक ओवर करना चाह रही है, तो हम आपके शेयर खरीदेंगे। अब अगर हम आपके शेयर खरीदेंगे तो हमें आपके शेयर होल्डर को एक प्राइस ऑफर करना पड़ेगा कि भाई इतने रुपए पे हम तुम्हारे शेयर खरीदेंगे, ठीक है। वो प्राइस कितना होना चाहिए, मतलब समझ गए कितनी वर्थ है उस कंपनी की, किस प्राइस पे शेयर होल्डर शेयर बेच सकेंगे, ये प्राइस कितना होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने रिसर्च एनालिस्ट पकड़ लिया। अब रिसर्च एनालिस्ट रिसर्च करेगा कि इस कंपनी के शेयर होल्डर कितने तक में बेच सकते हैं अपना शेयर, और उसका एक प्राइस टारगेट बता देगा कि भाई इतने इतना प्राइस आप कोट कर सकते हो, इतने प्राइस पे ये अपना शेयर बेचने को तैयार होंगे, टेक ओवर हो सकता है। ओके दैट इज व्हाट इज गिविंग प्राइस टारगेट इन केस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। समझ में आया क्या हुआ कि कितने तक में बेच सकता है? ओके देन कर सकते हैं, बट जिसका काम यही है ना फिर वो आगे नहीं कर पाएगा ये काम। मतलब अगर उसने एक बार एक गलत काम कर दिया, अब देखा जाए तो फिर उससे कौन ही करवाएगा रिसर्च, ठीक है। तो दे हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, तभी तो लोग बिजनेस आएगा आपके पास, तभी तो क्लाइंट आएगा आपके पास, ठीक है। और अगर आपने कहीं इधर उधर किया तो फिर आप एज अ रिसर्च एनालिस्ट काम नहीं कर पाओगे। ओवर एंड अबव आपके ऊपर सेबी बैठा हुआ है, हाँ और क्या, सेबी है तो पेनल्टीज होंगी, ठीक है। फाइन, नेटवर्थ देखो, इन केस ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट और एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी है तो नॉट लेस देन 25 लाख, और अगर इंडिविजुअल या पार्टनरशिप है तो नेट टैंजिबल एसेट्स होने चाहिए नॉट लेस देन 1 लाख, ठीक है। फाइन, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में देख लो कॉमन पॉइंट्स, सेकेंड पॉइंट मिल गया। देखो पहला ही पॉइंट वो लिखा है जो आप अभी पूछ रहे थे, रिसर्च एनालिस्ट शैल मेंटेन एन आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप विद रिसर्च एक्टिविटी। आर्म्स लेंथ समझ गए? आर्म्स लेंथ क्या हुआ? वन आर्म डिस्टेंस देखा है बचपन में, क्या मतलब होता था वन आर्म डिस्टेंस में? अच्छा जब आपसे बोला जाता था वन आर्म डिस्टेंस पे खड़े हो तो क्या करते थे? हाथ रख लेते थे ना कि चलो थोड़ी देर, हाँ। वन आर्म डिस्टेंस मीन्स कि आप अपने रिलेटिव को भी नॉर्मल पब्लिक का ही पर्सन माने, मतलब ट्रांजैक्शन मार्केट वैल्यू पे होना। इन शॉर्ट आर्म्स लेंथ का मतलब बिल्कुल वैसे ट्रांजैक्शन करना जैसे आप उस पर्सन से रिलेटेड ही नहीं है। अब यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि किसी कंपनी ने मान लो रिसर्च एनालिस्ट को घूस दे दी, ठीक है, और उससे कह दिया कि तुम हमारी कंपनी की अच्छी रिसर्च रिपोर्ट देना, और उस रिसर्च, यही पूछ रहे थे ना, उस रिसर्च रिपोर्ट के बेसिस पे इन्वेस्टर एडवाइजर्स ने एडवाइस दे दी। आपको समझ में आया कहां पे क्या हुआ? फर्जी रिपोर्ट किसने दी? रिसर्च एनालिस्ट ने। ओके अगर ये प्रूव हो जाता है तो सेबी उसके खिलाफ एक्शन लेगी। तभी कह रहे हैं कि रिसर्च एनालिस्ट को आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, मतलब उसका सगा कोई नहीं है,
आप सबको जनरल पैरामीटर्स में टेस्ट करिए और फिर अपनी रिपोर्ट दीजिएगा, बट आपको रियलिटी में लगता है ऐसा होता होगा? दिस इज वेरी कॉमन, रिसर्च एनालिस्ट को भी बायसनेस मतलब उसमें एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आओ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये कौन होते हैं? सुना है कभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? अच्छा, मूवीज की रेटिंग होती है, कोई मूवी आपको देखने जानी है कि नहीं जानी है, कैसे डिसाइड करते हो? बड़ा रेटिंग देख के डिसाइड करते हैं, ट्रेलर देखते हैं, हाँ और क्या। बट आपने देखा होगा हर मूवी की एक स्टार रेटिंग होती है ना, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। अच्छा, आपके साथ उल्टा होता है इसमें, जो मूवी 5 स्टार होती है वो आपको समझ नहीं आती है ना, और वो जो 1-1.5 स्टार वाली होती है उसमें आप बहुत अच्छी लगने लग जाती है। अब मान लीजिए कोई मूवी 5 स्टार रेटेड थी और आप मूवी देखने चले गए और पसंद नहीं आई आपको, फिर पैसे वापस होंगे? क्यों? वो जिसने रेटिंग दी थी उसको स्यू कर दो, लॉ तो पढ़ ही रहे हो। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं कर सकते स्यू? अरे बड़ा कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हमने, 5 स्टार रेटिंग थी, आप गए, आपको समझ नहीं आई पिक्चर, आधे से वापस आ गए, फिर पैसे वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते, ये कंफर्म है आपको, क्योंकि वो उनकी क्या थी, सिर्फ रिकमेंडेशन। ठीक है, रेटिंग हर चीज की होती है, जैसे मूवीज की होती है वैसे ही सिक्योरिटीज की भी रेटिंग होती है। हर कंपनी जो अपने शेयर या डिबेंचर इशू करती है, ओके, पब्लिक ये जानना चाह रही है कि भाई हम इसमें पैसा लगाएं कि ना लगाएं, तो सेबी ने एक रूल बनाया कि आपकी जो भी सिक्योरिटी आप पब्लिक को देंगे, पहले आपको उसे लेके जाना पड़ेगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करती क्या है, आपकी जो कंपनी है उसको स्टडी करेंगे, पूरा डेटा देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे और उस हिसाब से आपको एक रेटिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब जब वो कंपनी अपनी वो शेयर बेचती है या एडवर्टाइजमेंट करती है तो उसको वो रेटिंग मेंशन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए उसको रेटिंग मिल गई A+, A+ अच्छी रेटिंग है। अब मान लो हमने अपना डिबेंचर निकाला कि मेरी कंपनी डिबेंचर का इशू ला रही है विच इज रेटेड A+ बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो जब लोग इसको पढ़ते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा A+ रेटेड है मतलब अच्छी होगी। ठीक है, फाइन, ये A+ रेटिंग इसको किसने दी है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब मान लीजिए उन्होंने कहा A+ है, आपने पैसा लगा दिया, आपके कदम ही शुभ नहीं थे, जैसे ही आपने वो सिक्योरिटी खरीदी कंपनी डूबने लग गई, अब क्रेडिट रेटिंग पे केस कर सकते हो, दैट इज जस्ट अ रिकमेंडेशन। ठीक है, कभी आपने क्रिसिल नाम सुना है? क्रिसिल, आइक्रा, मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, आपको अचानक से लग रहा है ना किस भाषा में बोलने लग गई, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिश मछली नहीं, FITCH, इंडिया की ये क्रिसिल वगैरह हैं, और बाहर ये स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिश, ये सब बाहर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो कभी भी प्रोसीजर सेबी ने तय किया है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का भी प्रोसीजर सेबी ने डिसाइड किया, अब फॉलो ना हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी सेबी गवर्नड होते हैं, तो ये जितनी भी, आप कभी भी देखना, कोई भी IPO, कोई भी डिबेंचर, कुछ भी इशू निकला होगा, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, सब में लिखा रहता है रेटेड A+, A-, A++, जो भी हो उनकी, ठीक है, बाय सच एंड सच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ओके, इनको कहा जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कंट्रीज की भी रेटिंग होती है, पता है आपको, कंट्रीज की भी होती है। देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज engaged in or proposes to be engaged in the business of rating a security that are listed or proposed to be listed। किस चीज की रेटिंग करते हैं ये? सिक्योरिटीज की। क्रेडिट रेटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज इट नॉट ओनली प्लेज अ रोल इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अच्छा बताओ, क्रेडिट रेटिंग से एक फायदा इन्वेस्टर को क्या होता है और कंपनी को क्या होता है? इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है कि अच्छी है कि नहीं है, कंपनी को क्या फायदा होता है? कंपनी उसको एडवर्टाइजमेंट की तरह यूज करती है। जैसे आपने देखा है बहुत सारे इंस्टीट्यूट या बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं जो ये कहते हैं हम ISO सर्टिफाइड है, देखा है ISO सर्टिफाइड, ISO का मार्क भी होता है, ये नहीं पता? बहुत सारी ऐसी कंपनीज, बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं जो कहते हैं हम ISO सर्टिफाइड है। ठीक है, और जब लोग ये देखते हैं ना अच्छा ISO सर्टिफाइड कंपनी है, तो उनका इंटरेस्ट लेवल इंक्रीज हो जाता है। ओके,
जबकि ISO सर्टिफिकेशन इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, करवा सकते हैं आप आराम से। सिमिलरली जैसे ही हमने अपनी सिक्योरिटी एडवर्टाइजमेंट में डाली और हमने लिख दिया दिस हैज बीन रेटेड A+ बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो कंपनी के लिए वो मार्केटिंग टूल बन जाता है कि देखो मेरी सिक्योरिटी A+ है, वो उसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों का इससे फायदा होता है। देखो लिखा है रेटिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मार्केटिंग टूल टू द कंपनी एंड इट्स इन्वेस्टमेंट बैंकर in placing companies debt obligation with an investor base that is aware of and comfortable with the level of risk. इनकी देखो मिनिमम नेटवर्थ कितनी है 25 करोड़। जनरल ऑब्लिगेशंस पढ़ लो, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होगा। अच्छा, जैसे आपके पास आया है कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम या ऐसा ऐसा क्लाइंट, और ये देखना था, लेट से आप कंप्लायंस ऑफिसर हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के, ठीक है, तो आपने कहा कि इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक पॉइंट याद कराया था, हमने कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होगा, तो बस यही बात खत्म हो जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होगा। अब आपको कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ना पड़ेगा, अभी तो आप आंसर लिखने के लिए तैयार हो रहे हैं, कंपनी मैनेज करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं फिलहाल, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई भी इंटरमीडिएट के कंप्लायंस ऑफिसर की तरह आप एक्ट करोगे, तो ये जो आप याद कर रहे हो ना छोटा सा पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट, इनका कोड ऑफ कंडक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। कहां से पढ़ोगे? साइट से तो पढ़ोगे। इनकी जो रेगुलेशन है सेबी की, ये जो नाम लिखा था ये सर ने, सेबी की वेबसाइट में, तो वेबसाइट में बहुत कुछ है, आप खोलेंगे इनकी सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन, उस रेगुलेशन के अंदर होगा कोड ऑफ कंडक्ट, और कोड ऑफ कंडक्ट के साथ बहुत सारे पॉइंट, वो सब उस एंटिटी को फॉलो करना हो। ठीक है, फाइन, ओके। CS कोर्स इन डेप्थ बहुत है, जितना आपको लग रहा है उससे कहीं ज्यादा है। देखो कॉमन पॉइंट्स मिले, कंप्लायंस ऑफिसर, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, हो जाएगा। अगला वाला हम नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं? हम सोच रहे हैं कि CMSL का टेस्ट हम सरप्राइज ले लें, ठीक है, तो आज हम ये अनाउंस कर दे रहे हैं, अब सरप्राइज कहाँ रहा है ना, कि CMSL का टेस्ट, बेनामी तो कल है, ठीक है, CMSL का डिपॉजिटरी कभी भी हो सकता है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, नहीं जरूरी नहीं है कल हो, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, चलो कल से है शुरू, ओके, अभी नहीं होगा नहीं कल भी नहीं होगा, कल से कभी भी हो सकता है डिपॉजिटरी का टेस्ट, तो बी प्रिपेयर्ड, अनाउंस ही कर दिया एक तरह से, ठीक है, तो कल से कभी भी डिपॉजिटरी का टेस्ट हो सकता है, प्रिपेयर्ड रहना। डिपॉजिटरी भी हम नहीं पढ़ाएंगे और उसका अगला वाला भी हम नहीं पढ़ाएंगे। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, आपको कोई दिक्कत मेरी इस बात से? सुना ही नहीं आप लोग ने, हम कह रहे हैं कि हम 11th और 12th पॉइंट नहीं पढ़ाएंगे। कितने बच्चों को लग रहा है ऐसे कैसे नहीं पढ़ाएंगे, फीस ली है? अच्छा ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अभी नहीं करना है आपको, ये बड़ा यहाँ कुछ दिया भी नहीं है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर चैप्टर 1 और 2 में डिटेल में है कैटेगरीज के साथ, तो इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ देना, ठीक है। दैट्स इट। इसके बाद बस लास्ट में आ जाइए कि वो सब तो ठीक है, हमारा काम क्या है ना, इंटरमीडिएट्स तो ठीक है, ये भी तो बताओ CS क्या करेगा, तो CS इन सब का क्या करेगा, इंटरनल ऑडिट। तो कंपनी सेक्रेटरी का बेसिक काम यही है, इंटरनल ऑडिट ऑफ इंटरमीडियरीज बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। Efficient internal control system and process are prerequisite for good governance. Governance being a dynamic concept requires constant evaluation. जैसे ये वर्ड आया ना गवर्नेंस, क्या मतलब होता है इसका? कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपके वैसे बाय द वे उसमें भी है, विजन और मिशन में। क्या विजन है आपका? CS का क्या, ICSI का विजन क्या है? तुरंत तुमने, हाँ समझ गए थे, इतनी फ्लुएंटली कैसे याद है? उसने कहा दिमाग लगाओ, किताब के पीछे देखो, है ना। क्या है? ग्लोबल लीडर बनना है, किस चीज में? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये क्या चीज है, किस चीज में ग्लोबल लीडर बनना है? वो तो ठीक है क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस? गवर्नेंस समझ गए, द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये कह रहे हैं गवर्नेंस के लिए, और आपको बता ही रहे थे, ये गवर्नेंस इज योर वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल। जैसे आप सोचते हो ना कि प्रोफेशनल में कंपनी लॉ नहीं है, टैक्स नहीं है, तो है क्या? ये है गवर्नेंस। अब आप सोचो इसके अंदर पता नहीं क्या होगा, है ना।
सो मेनली गवर्नेंस का जो काम है वो कंपनी सेक्रेटरी का ही है। और देखो ये सारे इंटरनल ऑडिट करता है वो, यही डिटेल में आगे भी दिया हुआ है। सबसे पहले आप किसके इंटरनल ऑडिट की तरह अपॉइंट हो सकते हैं, ऑडिटर की तरह? पोर्टफोलियो मैनेजर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। ये पढ़ाते वक्त आपको लग रहा होगा कि हम पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं, हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बन सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकते हैं। बस जब आप नेटवर्थ पे आते थे तो आपका दिल टूट जाता था कि नहीं नहीं रहने दो। तो ये आपको यही लास्ट में बता रहे हैं कि आपको नहीं बता रहे आपको ये बनना है, इन सब का आपको ऑडिट करना है, रहेंगे आप सीएससी। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इज ऑथराइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। इंटरनल ऑडिट इनका देखो एक साल में कितनी बार होता है? ट्वाइस अ ईयर, 31 मार्च एंड 30 सितंबर। इसी तरह आप इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं किसका? स्टॉक ब्रोकर्स का। देखो इनका कितने बार होता है? हाफ ईयरली बेसिस, वही एक साल में 2 बार। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का भी आप इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं, अगेन हाफ ईयरली ऑडिट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड विद इन 2 months ऑफ द हाफ ईयर एंड। बताओ हाफ ईयर एंड से 2 months कब होंगे? कल तक का समय दे दें जून के एंड, जून का एंड होगा हाफ ईयर एंड, हाफ ईयर एंड से 2 months, जुलाई। बहुत सही, बहुत सही। अब हम लोग सारी पढ़ाई छोड़ के कल हम आपको जनवरी फरवरी पढ़ाएंगे। हाफ ईयर एंड कब हुआ बाय द वे? यही डाउटफुल है हमारी तरफ, क्या दिख रहा हो अपना बता लो भाई। अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर इज हाफ ईयर एंड, वहां से 2 month। अक्टूबर नवंबर, 30 नवंबर, जून जुलाई कैसे बता रहे थे सब लोग? कैलेंडर ये नहीं चलता यहाँ, सब जगह वो चलता है आपका, हाँ फाइनेंशियल ईयर। चलो एनीवेज, कंप्लायंस ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ईयरली ऑडिट इन ऑर्डर टू चेक वेदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेगुलेशन 19 आर कंप्लाइड विद। अब देखो जैसे ही कह रहे हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के कंप्लायंस ऑडिटर बन गए तो आपको ये चेक करना होगा कि उसने रेगुलेशन 19 फॉलो करी है कि नहीं। कौन सी रेगुलेशन की? सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशन, जो आपके कोर्स में नहीं है, ये आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। आपको समझ में आया? अगर आप इनके ऑडिटर बनते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसने पूरा वो रेगुलेशन फॉलो करी है कि नहीं करी है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, ये चैप्टर जितना छोटा दिख रहा है प्रैक्टिकली उतना ही वाइड है, ठीक है? ये सिर्फ आपको बता रहे हैं ये लोग कौन होते हैं, लेकिन एग्जाम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिटेल्ड नहीं आता, सिर्फ डिफाइन आएगा। रिसर्च एनालिस्ट के भी आप ऑडिटर बन सकते हैं, एंड आरटीए, इनका भी इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं। देखिए, ऑल आरटीएस आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इंटरनल ऑडिट ऑन अ एनुअल बेसिस। साल में एक बार होगा इंटरनल ऑडिट बाय इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हु डू नॉट हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बेसिकली रोल होगा कंपनी सेक्रेटरी का। एनी डाउट? फाइन, ठीक है। तो ये चैप्टर भी हम लोग ने फिनिश कर लिया है, इसी के साथ 2 चैप्टर्स वी हैव डन। ओके, आप स्पीड मैच कर नहीं पा रहे हैं ऐसा लग रहा है ना? स्पीड मैच करनी बहुत जरूरी है।